हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरपीसी टेट पॉइंट। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपीसी टेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो कैंडिडेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं साइंस के जो 6 to 8 में, 1 to 5 में और 9 10 में तीनों पेपर में जनरल साइंसेस जो आता है उसका मैं प्रीवियस ईयर का अभी सेशन लेके आया था। फिर इसके बाद से टॉपिक वाइज आपका प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा था। और जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के लिए 3 का है, तो साइंस का समाधान, विज्ञान समाधान मैं क्लासेज स्टार्ट किया था, एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसको मैं कंटिन्यू करूँगा। इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पहले क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोग। तो इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। और इसके बाद से जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होगा उसके बाद से मैं टॉपिक वाइज हर चैप्टर वाइज साइंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक उसका सिलेबस है, सिलेबस डिटेल्स में शेयर करूँगा। उसके बाद से टॉपिक वाइज आपका थ्योरी प्लस PYQ दोनों साथ में होगा, उसका वीडियो अपलोडेड होगा। MCQ होगा प्लस थ्योरी होगा और PYQ के बेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये दूसरा क्लास है और पहले क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप जो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। जानते ही हैं आप कि रक्त जो होता है वो दो तरीके से बनता है, एक प्लाज्मा से बनता है, एक ब्लड से। तो पहले ही से लिख के रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न लगे और आपका टाइम भी वेस्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए ब्लड हमारा जो होता है ना, उसमें दो टाइप से होते हैं ब्लड। एक तो प्लाज्मा के रूप में रहता है, एक ब्लड सेल रहता है जिसमें हमको RBC, WBC और प्लेटलेट्स ब्लड सेल मिलता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा जो देखेंगे ना, वो प्लाज्मा लगभग पूरे रक्त के हिसाब से देखा जाए तो वही 55% के करीब में होता है और 90% इसमें जल होता है। ठीक है, और 6 से 8% जो होता है वो प्रोटीन होता है। यहाँ पे RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये इसको हम लोग WBC जो होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की मदद करता है और प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसके अलावा RBC जो है ना, RBC हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जाके HB और ऑक्सीजन से मिलके क्या करता है, रिएक्ट करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो इसके वजह से इसमें आयरन की मात्रा भी हमारे रक्त में बढ़ जाती है। WBC जो है इसको ये रक्त परिसरण तंत्र कहा जाता है इसको, ये सुरक्षा करता है, हमारे बॉडी को रक्षा करता है। और RBC का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिन के करीब में होता है और WBC का जो जीवन काल होता है 1 सप्ताह 7 डेज के करीब में होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम में होता है। तो तरल माध्यम में हमारा जो होता है वो पाया जाता है आपका प्लाज्मा पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में प्लाविका कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अब PDF में ढूंढना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, स्टार्च, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पाचन तंत्र में हम देखेंगे तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन होता है, एक फैट होता है और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, PF से इसको कह सकते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैट जो है फैट एसिड में चेंज हो जाता है, फैटिक एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में आपको चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये चेंज होता है, भोजन बदलता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ये ग्लूकोज यानी स्टार्च में बदल जाता है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है। तो राइट आंसर हमारा ऐसे देखा जाए तो पूछा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड में वो चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एमिनो एसिड हो जाएगा। प्रोटीन पाचन के बाद से कार्बोहाइड्रेट, पाचन के बाद से एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 में कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल में इकोसिस्टम पहले आप समझ लीजिए, यानी जैव कारक, जैव घटक जो होता है ना इकोसिस्टम, ये 2 तरीके से होता है। एक होता है जैव घटक, एक जैव होता है, एक अजैव होता है। इकोसिस्टम का मतलब, सॉरी रुक जाइए, इकोसिस्टम हमारा जो होता है वो 2 तरीके से काम करता है। यानी पर्यावरण कह दीजिए, या पर्यावरण में अगर देखा जाए तो घटक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जैव घटक, एक होता है अजैव। तो जैव में आप देखिएगा तो जैव में पेड़ पौधे आ जाते हैं जैव में, और अजैव में जब देखेंगे तो वो आपका जल हो गया, हवा हो गया, जल हवा मृदा, ये क्या हो जाते हैं, जैव में आ जाते हैं। जल हवा मृदा इसमें आ जाते हैं, वो अजैव में आ जाते हैं। तो दोनों से मिल के बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं वो कौन से उत्पादक होते हैं। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। जीवाणु जो होंगे कौन से होंगे, तो जीवाणु एक रूप से अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, वो अपघटक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, अपघटक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो अपघटक होगा, तीसरा डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कृत्रिम जीन किसके द्वारा पैदा किया गया था। कृत्रिम जीन जो है वो किसके द्वारा पैदा किया गया था। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि मेघनाथ शाह द्वारा, हरबिन खुराना द्वारा, अलेक्जेंडर ओपेरिन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जीन जो होता है क्या होता है, जीन डीएनए का एक क्रियात्मक खंड होता है, डीएनए से ही जीन बनता है। तो डीएनए का क्रियात्मक खंड यानी कार्य करने वाला जो खंड होता है, क्रियात्मक खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए के बारे में, और कृत्रिम जीन ये बनाया गया था, डीएनए से ही बनाया गया था, तो वो हरबिन खुराना के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हरबिन खुराना। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसको कौन तोड़ता है, कौन तोड़ के आगे बढ़ाता है, ठीक है। दिया है ऑप्शन में पाचक हार्मोन, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्मोन। तो देखिए हमारे बॉडी में देखा जाए तो पाचक हार्मोन तो काम करता ही है, उसके अलावा भोजन को तोड़ने में हार्मोन भी मदद करता है, प्लस HCl भी मदद करता है, तीनों मदद करते हैं। तो ये आंसर राइट हमारा एक में से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसको इलाज के लिए कभी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है रोगाणु राधक, मलेरिया विरोधी, उसके बाद से निष्क्रामक। इसका मतलब होता रोगाणु रोधक, मलेरिया, इसका मतलब होता है निष्क्रामक का रोगाणु राधक, मलेरिया विरोधी, निष्क्रामक का मतलब होता है 1 मिनट। राइट आंसर हमारा जो होगा ना निष्क्रामक होगा, इसका मतलब होता है संक्रमण, इसका मतलब होता है संक्रमण, यानी कभी सीधा इसका इस्तेमाल हम लोग कर नहीं सकते हैं, निसंक्रामक का, ठीक है। तो यही होता है, रोगाणु राधक तो कर नहीं सकते हैं, विरोधी का कर नहीं सकते, तो राइट आंसर हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसिपिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ ये तो है, ये लीवर हमारा जो होता है ब्रिक होता है, जो उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है, और जिसका आकार आप कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और इसमें लीवर जो है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा आप देखिएगा तो लीवर पित्त रस का स्राव करता है, गलत लिखा, और पित्त रस त्वचा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है, और 2 ऑप्शन हमारा सही है, पहला और तीसरा। तो राइट आंसर हमारा पहला और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रटौंधे निम्न में से किस विटामिन की कमी से रोग होता है। ऑप्शन आपका दिया है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए। तो आप जानते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाता है। विटामिन के होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, प्लस रक्त जमा नहीं हो पाएगा, रक्त थक्का नहीं बन पाता है, रक्त थक्का नहीं बन पाता है इसकी कमी से, ठीक है। और उसके बाद से विटामिन सी से आप देखिएगा, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है जो आँखों का रोग होता है। उसके बाद से स्कर्वी रोग होता है, आँखों का रोग नहीं था, सॉरी गलत मैं बोल दिया। और विटामिन ए जो होता है ये रेटिनॉल के लिए है, इसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का, ठीक है। यही क्या करता है, इसी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से ही हमें रतौंधी होता है। तो राइट आंसर हमारा जो आ जाएगा, राइट आंसर हमारा जो जाएगा वो विटामिन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि भोजन में संग्रहित ऊर्जा, कह रहा है कि भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन फूड करते हैं, फूड के समय में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम में एनर्जी और वाटर के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन देखिए निरसन, निरसन मतलब रिपिल। उसके बाद से मल त्याग, श्वसन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पूछ रहा है कि संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिका में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया जाता है। तो वो सिंपल आप देख सकते हैं, श्वसन के द्वारा, श्वसन के द्वारा क्या किया जाता है, वो मुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं। कोल्ड देखिए, कोल्ड जो होता है वो क्या क्या इफेक्ट डालता है, वोमिटिंग होता है, कफ होता है, इन्फोस होता है और कफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये फ्लू जो होता है, फ्लू देखिए मसल्स पेन, हाई लीवर, फिर आपका सर्टेक्स ये हो जाता है। कोल्ड और फ्लू इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो होता किससे है, तो कोल मिला जुला कर देखा जाए तो ये हमारा रोग जो होता है ना, वो सर्दी जुकाम जो होता है वो वायरस के माध्यम से फैलता है, ठीक है। फ्लू होता है, फ्लू का मतलब वायरस, वायरस के माध्यम से ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है। मानव शरीर में श्वसन रंजक पूछ रहा है, मतलब उसका कलर क्या है श्वसन रंजक का। तो हीमोग्लोबिन है कि क्लोरोफिल है कि उपयुक्त में से अधिक। क्लोरोफिल तो पौधे में पाया जाता है, हरित लवक, हरित लवक जिसको बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। तो श्वसन में हीमोग्लोबिन का कोई ये नहीं है। और रक्त जो होता है, रक्त किस में पाया जाता है, तो रक्त पलीहा एस्पिलिन में पाया जाता है, यहाँ पे बनता है एस्पिलिन के घटक। तो देखिए ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, यानी किसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आएगी। तो वो राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है, विटामिन बी का नाम थायमिन है। और कोबालमिन, कोबाल्ट की मात्रा चूँकि ज़्यादा होती है। और राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, इसमें फ्लोरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। कोबालमिन जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो राइट आंसर हमारा कोबालमिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट तत्व पाए जाते हैं। 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। करीब 30 क्वेश्चन होंगे। सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्न में से विटामिन का अच्छा स्रोत कौन है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है। मछली का तेल, चीनी, केला, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, फल जितना होता है वो भी होता है, मछली का तेल होता है, गाजर होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मछली का तेल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन ए के स्रोत होती हैं। तो ये राइट आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नीचे होगा। देखिए PDF इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर बराबर होता है।
तो देखिए आपको पता है कि 10 के पावर 3 रहता है तो क्या होता है, 10 के पावर 6 रहता है तो क्या होता है, 10 के पावर 9 रहता है तो क्या होता है। तो इसको हेक्टोमीटर बोलते हैं। 10 के पावर 6 रहेगा तो हेक्टोमीटर बोलेंगे, 10 के पावर 9 रहेगा तो उसको नैनोमीटर बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए आपका 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। सापेक्ष घनत्व एक होता है, एक अपेक्षिक घनत्व होता है, जैसे आयल हो गया, वाटर हो गया, हनी हो गया, इस तरह से 3 तरह चीज़ें हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो घनत्व को जब भी हम लोग मापते हैं तो वो उसकी छोटी इकाई लेते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा, देखिए 2 ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर की भी होता है, किलोग्राम मीटर की भी होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए फ्लेमिंग के बारहमास नियम से यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं तीनों चीज़ क्या दिखाई दे रहा है। तो वही पूछ रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस प्रभाव से संबंधित है। तो वो चुंबकीय प्रभाव पे, धारा पर विद्युत क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र को वो दिखाता है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम इस पर वर्क करता है। तो राइट आंसर हमारा धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। 18 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि दिस धारा की आवृत्ति कितनी होती है। 0, 50, 100, कोई नहीं। आवृत्ति हम किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजिए। ये पल्सिंग है। आवृत्ति ये इस तरह से जो आपका लाइनिंग ये खींचा हुआ दिख रहा है ना, वो क्या है, उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो पूछ रहा है कि दिश धारा, डायरेक्ट करंट जो है, यहाँ से डायरेक्ट करंट जो आपका चल रहा है, तो डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिंग करंट ये होगा, अल्टरनेटिंग ये पल्सिंग हो गया, और ये डायरेक्ट करंट में वेरिएबल चलता है। तो पूछ रहा है कि उसमें उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो 0 के करीब में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि को ठोस ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट तो आ रहा है ना, आ रहा है, यानी इसमें हम लोग देखिए निकट ऐसे लिखेंगे, निकट लास्ट में आ रहा है, यानी यहाँ पे अ से क्या बोलिएगा, अवतल लेंस। ये ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अवतल लेंस दूर आ रहा है ना, तो दूर में क्या करते हैं हम लोग, दूर लास्ट में आ रहा है तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, और अबिंदुकता होता है, जो बूढ़े लोगों को होता है अबिंदुकता में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ है। तो इसमें पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर करने के लिए तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। सीधा राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का कुल द्रव्यमान संक्रेडित माना जाता है क्या कहलाता है। तो आपको पता है पूरा द्रव्यमान जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो ग्रेविटी पे होगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा सेंटर ऑफ मास पे, उसके द्रव्यमान पे क्या होता है किसी पिंड, अच्छा कुल द्रव्यमान पूछा है, सही है, ग्रेविटी केंद्र होगा। राइट आंसर हमारा सी ही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू क्या है, इनमें से कौन इन्फ्लुएंजा फ्लू का कारण बढ़ता है। तो उसमें कह रहा है जीवाणु, कवक, फीताकृमि, वायरस। तो ये देखिए कोरोना वायरस की तरह ही एक होता है इन्फ्लुएंजा फ्लू, जो का होता है हवा में मिलने के बाद से वो फैल जाता है। तो ये जो होता है ना इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये वायरस के कारण नहीं, ये टेपवर्म के कारण होता है, फीताकृमि के कारण होता है। ये फीताकृमि कोरोना वायरस की तरह ही होता है, फीताकृमि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और 22 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें से कौन उत्सर्जन अंग है, फेफड़ा, प्लीहा, जिगर, गुर्दा। तो किडनी तो होगा ही, ये आप सिंपल समझते हैं, किडनी होगा। फेफड़े भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। किडनी जो होता है यूरिया को बाहर निकालता है,
इसके अलावा मूत्र को बाहर निकलता है, ठीक। वेस्ट मटेरियल जितना होता है किडनी से ही निकलता है। लीवर भी हमारा काम करता ही है। तो राइट आंसर हमारा जो देखेंगे ना वो 1 में से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया है, टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इजोथर्मिक ट्रांसपीरेशन। तो देखिए ऑक्सीजन की एक अनुपस्थिति में होता है श्वसन, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एब्सेंट में जो होता है उसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन। और उपस्थिति में जो होता है उसको हम लोग एरोबिक या वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये मनुष्य में वायवीय श्वसन जो होता है वो मनुष्य में होता है। इसके बाद से जीव जंतु में, पेड़ पौधे में ये होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो है वो ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, इस समय होता है। तो हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? राइट आंसर हमारा जो देखेंगे आप देखिए अवायवीय श्वसन ये होगा। देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो ये अवायवीय श्वसन होगा, ठीक है। 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैं 22 मिनट में 14 क्वेश्चन करा दूँ, जल्दी लिख करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है। बाकी इसके डिटेल्स क्लासेज तो क्लास वाइज टॉपिक वाइज चलेगा, तो उसमें मैं डिटेल्स बताऊँगा ही। इन्हीं में से कौन सा निजी ऊतक नहीं पूछा है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड, स्केलेटल मसल। तो आप ये देखिए तीनों जो चीज़ें देख रहे हैं, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड, तो खुद ही तरल संयोजी ऊतक है, द्रव्य के रूप में पाया जाता है, तो संयोजी ऊतक है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो कंकाल की मांसपेशी जो होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए पौधा में देखा जाए ना, तो पौधा में ट्रांसपोरेशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 2 चीज़ें पाई जाती है। एक पाई जाती है जाइलम और एक पाई जाती है फ्लोएम। एक पाई जाती है जाइलम, एक पाई जाती है फ्लोएम। जाइलम में आप देखेंगे तो जाइलम वर्क क्या करता है, ये जल को, वाटर को क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। फ्लोएम में देखिएगा तो ये खाद्य पदार्थ और खनिज को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। और तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो जल के परिवहन के लिए हो जाएगा। जाइलम का वर्क है जल का परिवहन करना। 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है कि म्यूबियन ग्रंथियाँ किस में स्थिति होती है? आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो लिखा है कान का स्ट्रक्चर है, आई में नहीं पाया जाता है, नाक में पाया नहीं जाता है, वो कान में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहा है कि एड्स का वायरस किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन को, आरबीसी को, टी सेल इन ब्लड को, ग्रे सेल इन ब्लड को। तो देखिए HIV जो होता है, एड्स का वायरस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HIV, ठीक है, वायरस ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये रक्त में T कोशिका जो होता है ना उसी को सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जैसे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, पावर ऑफ हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। ठीक उसी तरह से राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक। उसके बाद से डिक्टियोसोम, पॉलीसेक्शन, इसमें देखिए लाइसोसोम को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ना वो राइबोसोम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हमारा डिक्टियोसोम होगा, क्योंकि हम लाइसोसोम को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ये देखिए इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चीज़ है। तो ये हम आपको फिगर में दिखाए हैं कि ये कोशिका क्या कहा जाता है, राइबोसोम को, लाइबोसोम को डिक्टियोसोम को कहेंगे, ठीक है, राइबोसोम को नहीं, डिक्टियोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसलिए हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम को, सॉरी बार बार राइबोसोम, डिक्टियोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा कि विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रोवाइड फूड एकेडमिक मीडियम, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, कोलोन, कोई नहीं। कह रहा है कि कौन सा पाचन अंग भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो प्रदान करती है। तो राइट आंसर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित नहीं है, श्रवण से संबंधित है, कौन सा भाग श्रवण से संबंधित? ललाट पाली, तो ये तो दिमाग का होता है, आप देख सकते हैं दिमाग का जो भाग होता है वो तो ऐसे होता है। पार्श्विक पाली जो पीछे वाला है, इसको पार्श्विक पाली बोलेंगे, तो ये श्रवण से संबंधित तो हो नहीं सकता। तो एक टेम्पोरल जो होता है, कान के पास में पाया जाता है कान में, वही हो सकता है टेम्पोरल। टेम्पोरल ही राइट आंसर होगा इसका। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से उठाया था मैंने, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आपका मिक्स क्वेश्चन था, और तीनों मिक्स क्वेश्चन था, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ही करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कुछ दिन के बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, इस लिंक पे डाल दूँगा, पिनअप कर दूँगा, भी मैं बनाया नहीं हूँ, और उसी पे PDF आपको भेज जाएगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए TRE4 का, और इस बार जॉब लेना है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि PRT में अगर आप देखिएगा साइंस को, PRT में अगर देखा जाए तो PRT में करीब 23 क्वेश्चन आपको साइंस से आएगा, और बाकी 6 to 8 जो पेपर है या 9 to 10 है, इस सब में आपके जनरल साइंस जो है उसमें 8 नंबर सबको मिलेगा, चाहे 6 to 8 हो चाहे इसमें। इसके अलावा फिर 6 to 8 में जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको 40 मैथ और 40 साइंस का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो वो एलिजिबल इस चीज़ के लिए है। तो आई होप आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी और वीडियो भी अच्छा लगा, और ये क्लासफुल आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें, और कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। जय हिंद, जय भारत।